दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम लोग रीतिकाल का बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पहले के वीडियो में हम लोग रीतिकाल के कवि और उनकी रचनाओं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब उसी बेस पर हम लोग आज ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसमें आज 58 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। और इसमें जो भी प्रश्न है सब बिल्कुल ये छांट करके लिए गए प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि परीक्षा में, हर परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। क्योंकि आप जब वीडियो देखेंगे अंत तक तो आपको लगेगा कि हाँ, ये क्वेश्चन का संकलन बहुत अच्छा किया गया है, आपको स्वतः पता चल जाएगा। क्योंकि यह टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ या बीएड, टेट, सुपर टेट, जिस भी परीक्षा में अगर आप बैठना चाहते हैं, जो भी परीक्षा देना चाहते हैं, उसमें इसमें से रीतकाल से ज़रूर 4-5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह आपके परीक्षा के लिए बहुउपयोगी साबित होगा। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे हम लोग अपने प्रश्न पे चलते हैं। आपके सामने 4 विकल्प रहेगा। आप 58 प्रश्न में आप खुद का एक तरह से मॉक टेस्ट कीजिएगा कि मतलब मैं कितना क्वेश्चन सही कर पाया हूँ। उससे ये पता चलेगा कि मतलब आपकी तैयारी का लेवल क्या है, कितनी तैयारी और करनी है। ठीक है ना? तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा कब से कब तक मानी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की सीमा कब से कब तक मानी है? 4 विकल्प आपके सामने है। 1375 से 1700 विक्रमी, 1700 से 1900 विक्रमी, 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी, और डी इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका सही जो विकल्प है वह है बी, 1700 से 1900 विक्रमी। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न कि इनमें से कौन सा नाम रीतिकाल का नहीं है? इसमें 3 नाम रीतिकाल का है, लेकिन एक नाम रीतिकाल का नहीं है, उसको देख लिया जाए। तो इसमें देखिए, ए है उत्तर मध्यकाल, बी पूर्व मध्यकाल, सी श्रृंगार काल और डी अलंकृत काल। तो दोस्तों आप खुद अब शायद अब तक ट्रिक कर चुके होंगे कि कौन सा सही होगा। तो सही आपका उत्तर जो होगा वह ये है बी, यानी कि पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल जो है यह रीतिकाल का नाम नहीं है, बाकी सब है। तीसरा प्रश्न, हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ? बहुत आसान सा प्रश्न है, लेकिन अक्सर पूछा जाता है। हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथ का निर्माण हुआ? आधुनिक काल में, या भक्ति काल में, या रीति काल में, या फिर आदि काल में? तो दोस्तों सही उत्तर आपका होगा रीतिकाल। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ था। ठीक। चौथा प्रश्न है, रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया है? चौथा प्रश्न, अलंकृत काल, रीतिबद्ध काल, मध्यकाल या फिर श्रृंगार काल? तो शायद आप टिक कर चुके होंगे। दोस्तों सही आपका उत्तर हो जाएगा श्रृंगार काल। श्रृंगार काल जो है कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने नाम दिया है। ठीक है, आइए पांचवा प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है? माने जो लक्षण ग्रंथ का निर्माण करते हैं उन कवियों को क्या कहा जाता है? कवि कहते हैं, शिक्षक कहते हैं, आचार्य कहते हैं, फिर पंडित कहते हैं? तो दोस्तों सही उत्तर आपका होगा सी, यानी कि आचार्य कहते हैं। छठवां प्रश्न आपका है, रीति निरूपण का अर्थ क्या है? रीति निरूपण का अर्थ क्या है? काव्यांग निरूपण, श्रृंगार वर्णन, शैली चित्रण या फिर विधि विज्ञान? तो दोस्तों रीति निरूपण का आपका जो सही अर्थ है वह है काव्यांग निरूपण, यानी विकल्प नंबर ए। ठीक, हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न देख लिया जाए। सातवां प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये अक्सर पूछा जाता है परीक्षा में, हर परीक्षा में, टीजीटी पीजीटी लेवल की परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? केशव को माना है, चिंतामणि को माना है, मतीराम को माना है, फिर ग्वाल को माना है? तो देखिए टिक पहले से लगा हुआ है दोस्तों, चिंतामणि को उन्होंने माना है। ठीक, अगला आठवां प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि रीत मुक्त नहीं है? मैंने 3 कवि रीत मुक्त हैं, एक कवि रीत मुक्त नहीं है, वह आपको बताना है। तो यह भी टिक लगा हुआ है दोस्तों। घनानंद, बोधा और आलम ये जो है कि रीत मुक्त कवि हैं, जबकि भूषण रीत मुक्त कवि नहीं है। ठीक है ना, ये रीतिबद्ध कवि हैं, तो इसलिए जो है कि भूषण इसका सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प नंबर बी।
ठीक है। आइए 9वां प्रश्न हम देख लेते हैं। 9वां प्रश्न है, रीति काल में वीर रस की कविता करने वाला कवि इसमें से कौन है? यानी रीति काल में वीर रस की कविता करने वाला कवि आपको बताना है। मतीराम है, बिहारी है, चिंतामणि है या फिर भूषण है। तो दोस्तों आप इसको जानते हैं, भली भांति जानते हैं, अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। तो भूषण है, ठीक है ना, जो शिवराज भूषण, शिवा बावनी इत्यादि का जो रचना की है, वीर काव्य की रचना की है, तो भूषण कवि है। ठीक है। आइए 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न आपका है, इनमें से रीति सिद्ध कवि कौन है? इनमें से रीति सिद्ध कवि कौन है? बिहारी हैं, घनानंद हैं, देव है या फिर पद्माकर हैं? तो दोस्तों यह सभी लोगों को इसका उत्तर पता होगा, सब लोगों को उत्तर सही हो सकता है बिहारी, यानी बिहारी जो है रीति सिद्ध कवि हैं। 11वां प्रश्न देख लिया जाए, इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध है? कौन सा कवि रीतिबद्ध है? बाकी कवि जो है वह या तो रीति सिद्ध है या तो फिर रीति मुक्त है। तो इसमें कौन सा कवि रीतिबद्ध है आपको बताना है, देव, बिहारी, घनानंद या फिर ठाकुर। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपका देव। देव जो है यह आपके रीतिबद्ध कवि हैं। आइए 12वां नंबर का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 12वां नंबर का जो प्रश्न है, निम्न सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्न सूचियों को सुमेलित करते हुए, तो यहाँ जो है आपका बिहारी, घनानंद, देव और भूषण है। यहाँ वीर रस के कवि रीति सिद्ध, रीति बद्ध या फिर रीति मुक्त कवि का किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, बिहारी जो है, बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं, घनानंद रीति मुक्त कवि हैं, देव जो है रीति बद्ध कवि हैं और भूषण आपके जो है वीर रस के कवि हैं। तो अब इसका विकल्प देख लिया जाए, यानी कि 1 का बी होगा, 2 का डी होगा, 3 का सी होगा और 4 का ए होगा। यह विकल्प जो होगा वही सही होगा। तो आइए देख लिया जाए कि यानी कि 1 का जो है बी, तो 1 का बी यहाँ देखिए, बी नंबर का विकल्प। 2 का डी यानी कि घनानंद रीति मुक्त, 2 का डी, ठीक है ना। ये विकल्प गलत दिया हुआ है, इसलिए पेन से बनाया गया है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद देव यानी कि रीतिबद्ध यानी कि 3 का सी, तो 3 का सी, फिर इसका 4 का 4 का, यानी आपका ये विकल्प नंबर जो बी है यह आपका सही उत्तर होगा। ठीक है। आइए अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, भाषा भूषण के रचयिता इसमें से कौन है? अक्सर पूछा जाता है, भाषा भूषण के रचयिता इसमें से कौन है? देव, ग्वाल, जसवंत सिंह या फिर मतीराम? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सी, जसवंत सिंह, ठीक है ना। जसवंत सिंह भाषा भूषण के रचयिता हैं। 14वां प्रश्न, इनमें से रीति काल का कौन सा कवि प्रकृति चित्रण के लिए सुविख्यात है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। एक ही कवि हैं रीति काल के जो प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात हैं, आपको बताना है वो कौन कवि है। पद्माकर है, भूषण है, घनानंद है या फिर सेनापति हैं? तो दोस्तों आप खूब बढ़िया से समझ लीजिए, इसमें से केवल सेनापति ही एक ऐसे कवि हैं जो प्रकृति चित्रण के लिए रीतिकाल में बहुत प्रसिद्ध हैं, ठीक है ना। 15वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या है कि ललित ललाम के रचयिता का नाम बताइए। ललित ललाम के रचयिता का नाम आपको बताना है। ग्वाल, सूदन, मतीराम या फिर पद्माकर, ठीक है ना। तो 15 नंबर का जो विकल्प आपका सी सही होगा, मतीराम। मतीराम जो है कि आपके ललित ललाम के रचयिता माने जाते हैं। 16वां और बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, ये अक्सर टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है, बीएड में पूछा जाता है। अमी हलाहल रस भरे श्याम श्वेतर रत्नार, यह पंक्ति किस कवि की है? बिहारी की है, रसलीन की है, मतीराम की है या फिर पद्माकर की है? तो दोस्तों सही विकल्प होगा आपका बी, ये रसलीन की है। ये जो है कि अमी हलाहल रस भरे श्याम श्वेत श्याम श्वेत रत्नार, ये जो है कि रसलीन की रचना, रसलीन की पंक्ति है ये। 17वां प्रश्न में देख लेते हैं, सुमेलित करना है। सुमेलित क्या करना है कि शिवराज भूषण, रस रहस्य, पद्माभरण और काव्य निर्णय, इसके रचयिता कौन है? तो देखिए मैं आपको बता दूं, शिवराज भूषण के रचयिता है भूषण, रस रहस्य के रचयिता हैं कुलपति मिश्र, पद्माभरण के रचयिता हैं पद्माकर,
या फिर काव्य निर्णय के रचयिता हैं भिखारी दास। यानी कि ए का बी, 2 का डी, 3 का ए और 4 का सी जो विकल्प है उसको देख लिया जाए। तो यहाँ देखिए विकल्प नंबर आपका ये ए सही हो रहा है। देखिए यहाँ जो है 1 का बी, 2 का डी, 3 का ए और 4 का सी, ये आपका विकल्प सही होगा। इनमें से अगला 18वां, इनमें से सतसई किस कवि ने नहीं लिखी है। यानी कि सतसई कई कवि लिखे हैं, तो कौन कवि सतसई नहीं लिखे हैं उसको बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बिहारी भी लिखे हैं, मोतीराम भी लिखे हैं, वृंद भी लिखे हैं, ठीक है ना। लेकिन घनानंद जो है कि कोई सतसई नहीं लिखे हैं, इसलिए आपका यही उत्तर सही हो जाएगा कि डी, घनानंद सतसई नहीं लिखे, सतसई के कवि नहीं है। 19वां प्रश्न आपका देख लिया जाए। 19वां प्रश्न है, कौन सा ग्रंथ कवि भूषण रचित नहीं है। यानी 3 ग्रंथ भूषण की है और 1 ग्रंथ नहीं है, वह आपको बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि छत्रसाल दशक भी है उनका, शिवा बावनी भी है, शिवराज भूषण भी है। ये छत्र प्रकाश जो है कि ये नहीं है, इसलिए जो है कि यही इसका उत्तर हो जाएगा। यह ग्रंथ कवि भूषण द्वारा रचित नहीं है, ठीक है। आइए 20वां प्रश्न देख लेते हैं। देव माया प्रपंच नाटक के रचयिता कौन है। देव माया प्रपंच, ठीक है ना। भूषण, सूदन, लाल कवि या फिर देव। तो देखिए देव से इसका तार जोड़ लीजिए दोस्तों, कभी कंफ्यूज मत होइएगा। देव माया प्रपंच है तो देव का है, ठीक है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होनी चाहिए। हम लोग 21वां प्रश्न देखते हैं। आइए 21वां प्रश्न क्या है, छत्र प्रकाश किस कवि की कृति है। छत्र प्रकाश बताना है किस कवि की कृति है, ग्वाल की, सेनापति की, लाल कवि की या फिर पद्माकर की। तो दोस्तों आपका सही विकल्प हो जाएगा सी, लाल कवि की। लाल कवि की जो है कृति है छत्र प्रकाश, जबकि छत्रसाल दशक इसके पहले भी आप पढ़े हैं किसका है, भूषण का। आइए 22वां नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। 22वां नंबर का जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत हर एक परीक्षाओं में पूछा जाता है। नैन नचाई कही मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी। बहुत महत्वपूर्ण ये पंक्ति है। यह किस कवि की है, यह आपको बताना है किस कवि की है। घनानंद की है, मतिराम की है, पद्माकर की है, फिर सेनापति की है। तो दोस्तों ये सी है, पद्माकर की ये पंक्ति है। नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी। आइए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23, निम्न सूचियों को सुमेलित करके सही विकल्प का चयन कीजिए। इन सूचियों को सुमेलित करना है और सुमेलित करके इसका सही विकल्प आपको बताना है। तो देखिए ग्वाल कवि की जो ये रचना है वह हमीरहट है, पद्माकर का जगत विनोद, बोधा का विरह बारिश और देव का भाव विलास। यानी कि 1 का बी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का सी, ये जो आपका विकल्प है यही आपका सही होगा। तो ये विकल्प आपका हो रहा है 1 का बी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का सी, अर्थात ये विकल्प नंबर सी ये आपका हो रहा है, ठीक है। आइए आगे देखा जाए, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। आपको ये छांटना है किसमें कौन सा कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 24, तो इसमें से ए है बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं, भूषण रीतिबद्ध कवि हैं, घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था, केशव रीतिकाल के प्रवर्तक हैं। तो इसमें जो है देखिए ये भी सही है, 713 दोहे हैं, ये सर्वमान्य माना जाता है। हालांकि कभी कुछ विद्वान 717 या फिर कुछ विद्वान 719 भी मानते हैं, लेकिन 713 सर्वमान्य माना जाता है। भूषण रीतिबद्ध कवि है, ये भी सही है। घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था, ये भी सही है। केशव रीतिकाल के प्रवर्तक हैं, ये सही नहीं है, क्योंकि रीतिकाल के प्रवर्तक चिंतामणि को माना है। हालांकि कुछ लोग केशव को भी मानते हैं, लेकिन केशव को सभी लोग नहीं मानते हैं, इसलिए सही विकल्प आपका हो जाएगा डी, ठीक है ना। आइए 25वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भवानी विलास
किस कवि की रचना है? भवानी विलास किस कवि की रचना है? देव की, द्विजदेव की, कुलपति मिश्र की या फिर चिंतामणि की? तो दोस्तों 25 का ए है देव की। 26वां देखिए, इनमें से कौन सी रचना मतिराम की नहीं? इसमें से कौन सी रचना मतिराम की नहीं है? 26 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, ललित ललामत, रसिक प्रिया, इसमें से मतिराम की रचना क्या नहीं है? तो रसिक प्रिया नहीं है, ठीक है ना। रसिक प्रिया ये केशव दास की है, बाकी ये तीनों इनका है। तो इसलिए जो है कि यह विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। 27 देख लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन सी रचना केशव दास की नहीं है? कौन सी रचना केशव दास की नहीं, आपको अब ये बताना है। तो केशव दास की रचना कवि प्रिया भी है, रसिक प्रिया भी है, रामचंद्रिका भी है। और ये 27 का जो डी क्वेश्चन जो है, यह रस रहस्य, यह नहीं है, यानी यही आपका उत्तर हो जाएगा डी, रस रहस्य केशव दास की रचना नहीं है। आइए 28वां नंबर, एक पंक्ति है बहुत इंपॉर्टेंट है। जन्म ग्वालियर जानिए, मथुरा बसी ससुराल, यह पंक्ति किस कवि के विषय में है? माने कौन कवि है जो है कि यह अपने बारे में ये लिखे हैं? केशव दास लिखे हैं, बिहारी लिखे हैं, घनानंद लिखे हैं, फिर पद्माकर लिखे हैं। तो दोस्तों सही विकल्प इसका हो जाएगा बी, बिहारी। बिहारी जो है अपने बारे में लिखे हैं कि मेरा जन्म ग्वालियर हुआ है और मथुरा में आकर के बस गया हूँ, तो इसीलिए लिखे हैं जन्म ग्वालियर जानिए, मथुरा बसी ससुराल, ठीक है। आइए 29 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन, जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहने का श्रेय किस कवि को मिला था? ठीक है ना। 29 नंबर का जो क्वेश्चन है, बिहारी, पद्माकर, सेनापति या फिर मतीराम। तो दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा 29 का बी, पद्माकर। पद्माकर जो है कि प्रताप शाही के दरबार में ये रहे हैं। 30वें नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इनमें से कौन सा कवि इटावा का निवासी माना जाता है? कौन सा कवि इटावा का निवासी माना जाता है? घनानंद, बिहारी, चिंतामणि, त्रिपाठी या फिर देव? तो दोस्तों यह भी उत्तर आपका वही हो जाएगा डी, यानी कि देव को इटावा का निवासी माना जाता है। आइए हम लोग अब 31 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? देखिए, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करके सही कूट का चयन कीजिए। ये इनको सुमेलित करना है। तो देखिए, श्रृंगार मंजरी, रस विलास, रतन हजारा, अलंकार पंचाशिका, इसको आपको बताना है। तो श्रृंगार मंजरी जो है आपका, ये मैं बता दूं, इसी विकल्प हम लोग आ जाते हैं। श्रृंगार मंजरी जो है कि 31 का आपका विकल्प हो जाएगा डी, यानी कि श्रृंगार मंजरी है बी, चिंतामणि का, ठीक। उसके बाद से दो जो है रस विलास, रस विलास आपका है ए, यानी कि मंडन का। फिर रतन हजारा है, यानी कि तीसरा का डी, यानी रसनिधि का। और अलंकार पंचाशिका यानी कि 3 का सी, ये हो जाएगा मतीराम का, ठीक है ना। तो ये आपका विकल्प नंबर ये डी सही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर का प्रश्न लोग देखते हैं। रामचंद्राभरण नामक अलंकार ग्रंथ के रचयिता कौन है? रामचंद्राभरण आपको बताना है। ग्वाल कवि, गोप, सेनापति या फिर द्विजदेव? तो दोस्तों इसका सही विकल्प आपका हो जाएगा बी, गोप। गोप जो है रामचंद्राभरण के रचयिता है। आगे 33 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। व्यंग्यार्थ कौमुदी, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, अक्सर पूछा जाता है। व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार कौन है? गिरधर दास, प्रताप शाही, रघुनाथ या फिर दूल्हा? तो प्रताप शाही हो जाएगा, ठीक है ना, यानी विकल्प नंबर बी। आइए हम लोग 34 देखते हैं। 34 एक पंक्ति है और बताना है कि यह पंक्ति किस कवि की है। पंक्ति है, तंत्री नाद कवितरस सरस राग रति रंग। यह पंक्ति किसका बताना है? केशव का है, मतीराम का है, बिहारी का है, फिर घनानंद का है? तो 34 का सी है दोस्तों सही उत्तर, बिहारी। बिहारी जो है का ये पंक्ति है। आइए हम लोग 35 देखते हैं। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को माना जाता है? कठिन काव्य का प्रेत किसे माना जाता है आपको बताना है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, अक्सर ये पूछा जाता है, ठीक है ना। तो कठिन काव्य का प्रेत जो है कि माना जाता है केशव दास को। पद्माकर, घनानंद, भूषण को नहीं माना जाता है, केशव दास को माना जाता है। और कठिन गद्य का प्रेत दोस्तों आप याद कर लीजिए, इसी लगे अज्ञेय को माना जाता है। कठिन गद्य का प्रेत किसको माना जाता है? अज्ञेय को माना जाता है।
और कठिन काव्य का प्रेत जो है केशवदास को माना जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? त्यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, यह पंक्ति के रचयिता कवि कौन है? यानी पंक्ति किसके द्वारा रचित है? त्यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, सूदन का है, भूषण का है, ग्वाल का है या फिर गोप का है? तो दोस्तों आप जान रहे हैं कि यह जो है कि शिवराज भूषण एक इनकी जिनकी रचना है उन्हीं की ये पंक्ति है। आप जानते हैं रचना किसकी है? कवि भूषण की है। तो भूषण का ये रचना है। आगे देखते हैं 37 नंबर का प्रश्न वो देख लेते हैं। हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए वे आचार्य कोटि में नहीं आते, वे कवि ही हैं। यह कथन किसका है? यह आपको बताना है कथन किसका है। यह कथन जो है दोस्तों यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए वे आचार्य कोटि में नहीं आते हैं, बल्कि वो कवि हैं। हम लोग 38 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों 38 नंबर का जो प्रश्न है, रीति मुक्त स्वच्छंदतावादी कवि इनमें कौन है? 38 नंबर का प्रश्न, घनानंद, भूषण, पद्माकर या फिर सेनापति? तो दोस्तों सही विकल्प आपका होगा ए घनानंद। 39 नंबर का प्रश्न लोग देखते हैं। लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय इसमें से क्या है? काव्यांग निरूपण ग्रंथ या फिर प्रकृति परक ग्रंथ, महाकाव्य या फिर चरित काव्य? तो दोस्तों इसका सही विकल्प आपका हो जाएगा ए काव्यांग निरूपक ग्रंथ। ठीक है। 40 नंबर का प्रश्न हम देख लेते हैं। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित, यह पंक्ति किसकी है? अक्सर पूछा जाता है दोस्तों, इसको अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जान लीजिए। और यह पंक्ति है किसका? केशव का, बिहारी का, मोतीराम का, फिर ग्वाल का? तो दोस्तों सही विकल्प है ए यानी कि केशवदास की पंक्ति है। आइए हम लोग 41 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर रीति आचार्यों ने किस प्रकार के ग्रंथों की रचना की? भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर तो अलंकार ग्रंथ है, रस निरूपक ग्रंथ है या फिर नायिका भेद ग्रंथ है, फिर सर्वांग निरूपक ग्रंथ है? तो दोस्तों सही विकल्प है सी नायिका भेद ग्रंथ। भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर रीति आचार्यों ने नायिका भेद ग्रंथ की रचना की। आइए 42 नंबर का जो प्रश्न है, 42 नंबर का जो प्रश्न है हम लोग देखते हैं। रीतिकाल के कवियों को आचार्य न मानने का कौन सा कारण है? इनमें नहीं है। कौन सा कारण इसमें नहीं है? दोस्तों थोड़ा सा सॉरी, हल्का सा अभी सर्दी हो गया है, ठीक है, काफ़ी रिलैक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए तो हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये किसी मौलिक सिद्धांत का आविष्कार नहीं कर सके। इनमें कवित्व शक्ति का अभाव था, इनका ज्ञान अधूरा एवं अधकचरा था, इनमें सूक्ष्म विवेचन शक्ति का अभाव था। तो दोस्तों इसका सही विकल्प होगा बी, इनमें कवित्व शक्ति का अभाव था। ठीक है ना, ये आपका उत्तर हो जाएगा कि रीतकाल के कवियों का आचार्य न मानने का यही एक कारण था। डॉक्टर नगेंद्र ने रीत ग्रंथकारों को किस प्रकार का आचार्य माना है? ठीक है ना, डॉक्टर नगेंद्र ने कवि शिक्षक आचार्य, उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों सही विकल्प आपका होगा ए कवि शिक्षक आचार्य। आइए 44 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इनमें से कौन रीतकाल का कवि नहीं है? इनमें से कौन रीतकाल का कवि नहीं है? याकूब खान, दूल्हा, बेनी, ये तीनों जो है रीतकाल के कवि हैं, जबकि रस खान नहीं, भक्ति काल के। आप इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है। आइए हम लोग 45 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। सुमेलित करके इसका विकल्प आपको बताना है, तो आइए इसका सुमेलित करके देख लिया जाए, उसका उत्तर अभी पता चल जाएगा। दोस्तों देव की जो रचना है शब्द रसायन है, भिखारी दास की जो रचना है काव्य निर्णय है, चिंतामणि की जो रचना है कवि कुल कल्पतरु है, और पद्माकर की रचना पद्माभरण है। यानी कि ये 45 नंबर जो प्रश्न है, 1 का बी, 2 का डी, 3 का सी और 4 का ए। तो देखा जाए कौन इसमें से लग रहा है, तो दोस्तों 1 का बी,
2 का डी, 3 का सी और 4 का ए, यानी कि ए नंबर, ए विकल्प आपका ये सही है। ठीक है ना, ए वाला। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं 46 नंबर का प्रश्न। 46 नंबर का प्रश्न है, इत आवत चली जात उत चली छ सातक हाथ। यह पंक्ति किस कवि की है, आपको ये बताना है। घनानंद का है, मतीराम का है, बिहारी का है, फिर देव का है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको आप जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये अक्सर पूछा जाता है। तो यह पंक्ति है बिहारी का, ध्यान दीजिएगा, यह पंक्ति किसका है, बिहारी का है। 47, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनमें से कौन सी विशेषता सामान्यतः रीतकाल काव्य की नहीं है। कौन सी विशेषता रीतकाल काव्य की नहीं है, आपको ये बताना है। रीति निरूपण, चमत्कार प्रदर्शन, राष्ट्रीय भावना और श्रृंगार रस की प्रमुखता। तो ये राष्ट्रीय भावना वाला ये विकल्प ये नहीं है, रीतकाल काव्य में ये नहीं आता है, तो इसलिए जो है कि ये आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर यह पूछा जाता है, बनन में बागन में बरग्यो वसंत है, यानी प्रकृति का वर्णन इसमें किया गया है। यह पंक्ति किसका है, किस समकालीन कवि का है। तो आप जानते हैं कि रीतिकाल में एक ही प्राकृतिक चित्रण करने वाले कवि रहे और उनका नाम है सेनापति। आइए 49 नंबर का प्रश्न हम देख लेते हैं, रनित भृंग घंटावली झरती दान मधुनीर में किस ऋतु का वर्णन बिहारी ने किया है। 49 नंबर का जो प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, पावस ऋतु या फिर बसंत ऋतु। तो दोस्तों सही विकल्प क्या होगा, बसंत ऋतु का वर्णन इन्होंने किया है। आइए हम लोग 50 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। आचार्य शुक्ल ने इस कथन में इन्हीं शब्द किस कवि के लिए प्रयुक्त किया, माने यह पंक्ति जो है यह किस कवि के लिए कहा गया, आपको ये बताना है। बिहारी, घनानंद, पद्माकर या फिर सेनापति। तो दोस्तों सही विकल्प आपका होगा घनानंद, घनानंद के बारे में कहा गया है। 51, प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पथिक और जवानदाजी दानी का दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ, यह कथन किस आलोचक का है। अब आपको ये बताने यह किस आलोचक का है, तो सही है कि ये डी यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और दोस्तों यह भी जान लीजिए, यह पंक्ति भी जो है यह घनानंद के बारे में ही कहा गया है। यह पंक्ति किसके बारे में कहा गया है, घनानंद के बारे में ही कहा गया है। ठीक है, आइए 52 नंबर का प्रश्न हम देख लेते हैं। 52 नंबर, अति सूधो स्नेह को मार्ग है जग जहाँ नय कुसयापन बांक नहीं। 52, तो यह जो है कि पंक्ति किस कवि की है, पद्माकर, मतीराम, ग्वाल कवि या फिर घनानंद। तो दोस्तों सही विकल्प इसका है घनानंद, घनानंद की पंक्ति है, अति सूधो स्नेहो कुमारग है जहाँ नय कुसयापन बांक नहीं। ठीक है, आइए 53 नंबर का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। 53 नंबर, यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है। अक्सर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी ये लगता है कि ये रचना घनानंद का है, ये पंक्ति घनानंद का है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, यह पंक्ति बोधा का है। ध्यान रखिएगा, यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है, यह बोधा की रचना है। आइए 54 नंबर का प्रश्न, नैन में जे सदा रहते तिनके अब कान कहानी सुनियो करें। इस पंक्ति के रचयिता कवि कौन है, यह कौन लिखे हैं। तो दोस्तों बोधा, ठाकुर, आलम और ग्वाल में आपको बताना है। तो सही विकल्प हो जाएगा आपका बी आलम, आलम की ये पंक्ति है। 55, इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है, कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है, आपको ये बताना है। विज्ञान गीता, जहांगीर जयचंद्र का, भाषा भूषण, रतन बावनी। तो केशव का रतन बावनी, ये जहांगीर जसचंद्रिका और विज्ञान गीता है, भूषण भाषा भूषण ये नहीं है। ठीक है ना, तो यही आपका सही हो जाएगा विकल्प नंबर सी। 56 देख लेते हैं, किस कवि की संवाद योजना, 56 किस कवि की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, किसको माना गया है। तो यह आपका केशवदास, तुलसीदास, मतीराम या फिर लाल कवि। तो दोस्तों केशवदास के संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है।
57 नंबर का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। रसराज और ललित ललाम ग्रंथों के रचयिता का नाम बताइए। रसराज और ललित ललाम के रचयिता का नाम आपको बताना है। मतीराम, पद्माकर, सेनापति या फिर जसवंत सिंह में कौन है? तो दोस्तों सही है आपका ए, यानी कि मतीराम। मतीराम जो है कि रसराज और ललित ललाम के रचयिता हैं। आइए 58 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं और आज के वीडियो का यह अंतिम प्रश्न है। सिंधु तरियो उनको बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी, यह पंक्ति किस कवि की है? तो दोस्तों यह कवि केशव की है। यह पंक्ति कवि केशव की है। और इस तरह से आपका यह आज का 58 प्रश्नों का संकलन कंप्लीट होता है। और आप निश्चित तौर पर देखे हैं कि बहुत सुंदर सुंदर, सरल और कठिन हर एक प्रकार के प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ आप पाए होंगे। और अब तक आप वीडियो को देखें, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिए, ताकि आपके दोस्त भी आप इससे लाभान्वित हों। और लाइक और शेयर करेंगे वही हम लोगों का प्रसाद और वही हम लोगों का इनाम होता है जो यूट्यूबर होते हैं। तो इसलिए दोस्तों लाइक और शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब मैं इसी तरह के अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला में लेकर के आऊँगा। अभी रीतिकाल में और भी शेष प्रश्न है, उस पर भी और वीडियो बनना है। और इसी तरह के और भी प्रश्न मैं लेकर के आ रहा हूँ। बस खूब झूम के लाइक और शेयर करिए, और कुछ दिक्कत हो तो कमेंट करके हमें बताइए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।